हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 नवंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दिल्ली धमाके से जुड़े कुछ अपडेट्स। आज 12 नवंबर को भी बंद रहेगा दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन। सुरक्षा कारणों की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। जो अभी एक दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद इसे 12 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। वहीं दिल्ली कार ब्लास्ट मामले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक और समीक्षा बैठक की और इसमें 500 से भी ज्यादा सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम गठित की गई, जो अब इस मामले की जांच करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त आदेश जारी किया, कहा कि जांच एजेंसियां अपना पूरा प्रकोप दिखाएं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। इधर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी बड़ा ऐलान किया है। वहीं दिल्ली में धमाका हुआ तो पाकिस्तान में भी इमरजेंसी मीटिंग हुई। ब्रिटेन भी बोला कि एलओसी से दूर रहें, यानी भारत पाकिस्तान की सीमा से ब्रिटेन के नागरिक दूर रहें। दिल्ली में धमाके के बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान की वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, क्योंकि कई सारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर इस धमाके में पाकिस्तान का नाम आया तो भारत कार्रवाई कर सकता है। यही वजह है कि अभी पाकिस्तान सरकार डर के माहौल में है। वैसे दिल्ली के बाद पाकिस्तान में भी एक और फिदायनी हमला देखने को मिला और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने इस हमले का ठीकरा भारत पर फोड़ा है। पाकिस्तान के पीएम बोले कि भारत ने कराया हमारे यहाँ हमला, जबकि उन्हीं के रक्षा मंत्री ने अलग दावा किया कि अफगानिस्तान ने करवाया हमला। इधर भारत ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बीते दिन दिल्ली के बाद पाकिस्तान में भी दो बड़े धमाके देखने को मिले। एक तो धमाका पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आत्मघाती हमला हुआ। इसमें भी 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 से ज्यादा घायल हो गए। भारत की राजधानी दिल्ली में धमाके के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी ये बड़ा धमाका देखने को मिला और उधर पाकिस्तान सरकार के दोनों ही मंत्री अलग अलग दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम वहां के धमाके का ठीकरा भारत पर फोड़ रहे। देखिए जरा, ऐसे में सवाल ये कि क्या हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है? क्या जेस का मोडस ऑपरेंडी है? जांच में कई राज भी खुले हैं और इस एंगल से भी अब देश की सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। और अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ मिला, फिर तो पाकिस्तान की खेल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो इतने दिन तक पोज था, वो फिर से वापस शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी तक की जांच में ये खुलासे सामने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को केंद्र बना करके रचा जा रहा था आतंकी हमलों का गहरा षड्यंत्र। दिल्ली में धमाके के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ और सहारनपुर में भी सघन छानबीन की जा रही है। दिल्ली धमाकों के बाद से ही अयोध्या की सीमा पर भी हाई अलर्ट घोषित हुआ। अफसरों की निगरानी में वाहनों की चेकिंग हो रही है और डॉक्टरी मामले सामने आने के बाद उधर जम्मू कश्मीर में भी सभी लॉकरों की जांच के आदेश दिए, क्योंकि डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-47 गन मिली थी। और आपको पता होगा, इस दिल्ली ब्लास्ट के पीछे कई सारे डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं, मानो डॉक्टर्स की पूरी टेरर टीम हो। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल समेत ये ढेर सारे डॉक्टर्स जो जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स बताए जा रहे हैं, जो अपने डॉक्टरी पैसे की आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और वहीं दोस्तों, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद अब एक और नया CCTV वीडियो भी सामने आ रहा, जिसमें देखा जा रहा दिल्ली की कुछ गलियों में भगदड़ मची हुई है। दुकानें छोड़कर भागे कारोबारी। जांच टीम ने 42 सबूत भी इकट्ठा किए इससे जुड़े। अभी एक दिन पहले जो दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास धमाका हुआ था, उसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दिल्ली के चांदनी चौक के पास वाले इलाके में ये धमाका हुआ, जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा बनी रहती है। वहीं इधर दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची पुलिस। यहाँ भी कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं कि ट्रस्ट के पैसे से होती है फंडिंग और इस यूनिवर्सिटी के तार भी आतंकी गतिविधियों से जुड़े मिले हैं। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की जांच सुरक्षा एजेंसियां 3 एंगल पर कर रही हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि कार में मौजूद डॉक्टर उमर ने दोपहर 3:10 से लेकर शाम को 6:22 तक क्या किया, क्योंकि CCTV फुटेज में ये बात सामने आई कि इतने समय तक कार में ही था वो डॉक्टर। तो ये सामने आने के बाद पुलिस इन 3 एंगल पर जांच कर रही है। पहला, डॉक्टर उमर के मूवमेंट। दूसरा, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और विस्फोटक कहां से आए, किस तरह के लाए गए। ब्लास्ट में जिस सफेद कार का इस्तेमाल हुआ वो I-20 कार थी और उस कार के मालिक और उस कार के पूर्व मालिक दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके के एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसके ठीक दूसरे ही दिन ये बड़ा धमाका हुआ। उन 8 लोगों के पास से भी तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था, जिससे भी बड़ी तबाही मचाई जा सकती थी। तो दोस्तों, अब शुरुआती जांच में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CCTV में पुलवामा का डॉक्टर कार चलाते दिखा, जो जम्मू पुलवामा में कुछ दिनों पहले आतंकी हमला हुआ था, आपको पता होगा। और ये भी दावा किया जा रहा कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था ये डॉक्टर। 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद इस डॉक्टर ने धमाका किया। दिल्ली कार ब्लास्ट की कुछ
तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बड़ी ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। अब तक 12 लोगों की मौतें हो गई और मौतें इतनी खतरनाक हुई कि लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े दूर जाकर गिर गए। और इस बीच दोस्तों एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा तो ये आ रहा कि आतंकियों के निशाने पर था आरएसएस का लखनऊ हेडक्वार्टर भी। गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकियों ने ये खुलासा किया है। अहमदाबाद और दिल्ली में भी रेकी की थी इन्होंने। और दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद देश भर के 11 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी, अयोध्या, काशी, मथुरा समेत कई सारी सेंसिटिव जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई जहां पब्लिक की भीड़ ज्यादा होती है। सभी पब्लिक प्लेसेज पर अभी भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और अभी भारत पाकिस्तान सीमा के पास इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना का युद्धाभ्यास भी चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान बॉर्डर के पास हाईवे पर उतरे लड़ाकू विमान, राजस्थान में एयरफोर्स ने अपना युद्धाभ्यास किया, जगुआर और सुखोई 30 जैसे विमान भी गरजे। ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के जैसलमेर में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पर रवाना हुए और भूटान में भी भावुक हो गए पीएम मोदी इस बात पर चर्चा करते हुए। उन्होंने कहा कि मैं भारी मन से यहाँ आया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि जो भी लोग इस साजिश के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें न्याय की कैटेगरी में लाया जाएगा। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएगी। पीएम मोदी के भूटान दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस बीच भूटान नरेश ने भी दिल्ली विस्फोट पीड़ितों के लिए प्रार्थना की और भारत भूटान दोनों देशों के संबंधों को भी सराहा। अभी प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भूटान दौरे पर गए हुए हैं। इस दरमियान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम सब की तरफ से भी इस दिल्ली ब्लास्ट घटना में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं और इस धमाके में मरने वालों की आत्मा को ईश्वर शांति दे, उनके परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। ओम शांति। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव के साथ ही एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं और दूसरे चरण के मतदान में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली 68.79%, जो कि 2020 चुनाव से 10% ज्यादा मतदान हुआ। बिहार के बगहा में 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया और चुनाव संपन्न होने के साथ ही बिहार के एग्जिट पोल के नतीजों में ज्यादातर सर्वे में एनडीए की सरकार बन रही है। महागठबंधन को लगभग 94 सीटें मिलती दिख रही है। देखिए, भास्कर रिपोर्टर्स पोल के मुताबिक 145 से 160 सीटों के साथ बिहार में एनडीए सरकार बनाएगी, जबकि महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू की 59 से 68 सीटों के साथ वापसी देखने को मिल सकती है। ये भास्कर रिपोर्टर्स पोल के सर्वे के डेटा भी आप देख सकते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 122 सीटें चाहिए जीत के लिए। और भी कुछ अलग अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आप देख सकते हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को 130 से 140 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब असलियत का पता तो जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, आपका अंदाजा, इंट्यूशन क्या कहता है कि बिहार में इस बार किसकी जीत हो सकती है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, अस्पताल से निकलते वक्त मायूस दिखे बॉबी देओल, धर्मेंद्र के घर के बाहर भी जुटे उनके फैंस। अभी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हालत में कुछ सुधार हुआ है। सनी देओल की टीम ने ये ताजा अपडेट दिया, जबकि एक दिन पहले तो आपको पता होगा उनके निधन की भी खबरें चला दी थी। अफवाहें उड़ गई थी कि एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया, लेकिन अच्छी बात यह कि अभी धीरे धीरे उनकी हेल्थ में सुधार हो रहा है। धर्मेंद्र की खराब तबीयत के चलते कई फिल्मों के प्रमोशन को भी फिलहाल रोक दिया गया है। और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के बाद एक और हॉलीवुड एक्टर की भी मौत की झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ा दी गई। हॉलीवुड के स्टार है ये जैकी चैन, इनके निधन की भी खबरें चली, लेकिन ये भी अफवाहें निकली है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के नए प्रयास किए जा रहे हैं। अब ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया गया। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएंगे। पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं के लिए दिल्ली सरकार ने यह नया आदेश जारी किया। दिल्ली में कई जगहों का AQI 423 के लगभग चल रहा और ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू हुई, जिसके तहत राजधानी में अब कंस्ट्रक्शन का काम करवाने यानी निर्माण कार्य या तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। और ग्रेड 3 की पाबंदियों में और दिल्ली में क्या क्या नए आदेश जारी हुए जिनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। डीजल ट्रकों की एंट्री बंद होगी, जरूरी सामान वालों को छूट मिलेगी, गैर जरूरी निर्माण तोड़फोड़ वगैरह ये काम बंद रहेंगे। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा वगैरह वगैरह ना। क्योंकि दोस्तों दिल्ली की हवा काफी गंभीर चल रही है। इस सीजन में पहली बार इस हद तक प्रदूषित हुई दिल्ली की हवा AQI 400 के पार चल रहा है। मानो दिल्ली की हवा में पूरा जहर सा घुला हो, इतना बेहिसाब प्रदूषण बढ़ा हुआ है। यही वजह कि दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते ये नए आदेश लागू हुए है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस पर CBI जांच हो सकती है। ONGC पाइपलाइन से 13,700 करोड़ की गैस चोरी करने का आरोप लगा उन पर, जबकि कंपनी बोली थी कि गैस खुद आई थी। तो इस मामले पर अब CBI जांच की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। और देखिए भारतीय कंपनियों ने भी रशिया के ऑयल ऑर्डर देना बंद कर दिया है। दिसंबर से रिलायंस समेत 5 बड़ी कंपनियां रूसी तेल नहीं खरीदेंगी। और इस बीच खबर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ भी घटाएंगे। हाल ही में आपको पता होगा कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारतीय ऑयल कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल क्रूड ऑयल की खरीदारी भी बंद कर दी है। और ये फैसला अमेरिकी प्रतिबंधों और भारत अमेरिका व्यापार वार्तालाप के बीच लिया गया है। इससे पहले आपको पता होगा अगस्त महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। तो अभी ट्रंप का कहना है कि हम भारत पर टैरिफ घटाएंगे। उन्होंने कहा कि नई ट्रेड डील जल्दी हो सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बोले
बोले कि भारतीयों को मुझसे अभी प्यार नहीं लेकिन फिर से करने लगेंगे। तो ट्रंप की ये बयानबाजी भी देखने को मिली। इस बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार सौदों में किसानों, डेयरी, श्रमिकों इनके हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे भारत अमेरिका के बीच व्यापार डील होती भी है तो भी किसान भाई लोगों, डेयरी पालकों और श्रमिकों को विशेष ध्यान में रखा जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पतंजलि कंपनी के धोखा वाले च्यवनप्राश एड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई और हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते आप। 72 घंटे के अंदर अंदर सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस एड को हटाने का आदेश जारी किया है। और महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की 1% से भी नीचे आ सकती है रिटेल महंगाई दर। बीते महीने अक्टूबर में छठे महीने 20 जरूरी चीजों का इंडेक्स 3.6% गिरा। सब्जियां, दाल, चावल वगैरह ये 51% तक सस्ते हुए हैं। कुछ चीजों में गिरावट देखने को मिली है। तो यही वजह है कि इस महीने नवंबर में रिटेल इन्फ्लेशन रेट यानी खुदरा महंगाई दर में ये बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही कि सोना 1688 रुपए बढ़कर अभी 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। बीते 2 दिन के अंदर अंदर सोना 4,000 रुपए तक महंगा हुआ है, जबकि चांदी में अभी एक दिन में ही 3,117 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का भाव 1,55,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों भारत के ग्रोथ को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आ रही देखिए आप कि अगले साल 2026 तक भारत देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। और ये रिपोर्ट्स कोई भारतीय एजेंसियों ने जारी नहीं की, बल्कि देखिए यूबीएस ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर ये बात कही है। और भारत के ग्रोथ पर स्विट्जरलैंड के बैंक ने भी मुहर लगाई, कहा कि भारत इतिहास रचने से बस 3 साल दूर है। यूबीएस ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट साल 2028 से 30 तक के बीच औसतन 6.5% रहने का अनुमान है, जिससे हमारा देश 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा और 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी भी बन जाएगा। यानी 2028 तक भारत की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनेगा हमारा देश भारत। यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि अमेरिका और चीन की रफ्तार अभी धीमी हुई है, जबकि भारत ने सबसे तेज ग्रोथ लाइन पकड़ रखी है। अगले साल 2026 तक तो अमेरिका और चीन से बस 2 पायदान नीचे रहेगा हमारा भारत। कंज्यूमर मार्केट में तो तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बनेगा इंडिया। इसके अलावा 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़कर भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी रिपोर्ट है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया, क्योंकि हाल ही में भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अब टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत और एडवांस हो रहा है। बढ़ते डिजिटल खतरे से निपटने के लिए सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। आजकल आपको पता होगा ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल पेमेंट ने लोगों के काम तो आसान कर दिए हैं, लेकिन इन चीजों की वजह से साइबर अपराध भी बढ़े हैं। अब ठग फोन कॉल या मैसेज के जरिए ही नहीं बल्कि आपके मोबाइल कंप्यूटर में घुसकर भी डेटा चुराते हैं, वायरस वगैरह के जरिए, राइट। तो इसके लिए सरकार की तरफ से साइबर क्राइम पोर्टल पर एक नया अभियान भी चला रखा अभी, साइबर सेफ इंडिया के नाम से। और बाकी अगर आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो जाती है तो तुरंत आप 1930 इस साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, शिकायत दर्ज कराएं, या गृह मंत्रालय द्वारा जारी साइबर क्राइम के पोर्टल पर भी आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अदानी ग्रुप की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रही है अदानी कंपनी, और इसके लिए अदानी समूह ने दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में अपना हाथ आजमाने का ऐलान किया है। और प्लान क्या है देखिए, गुजरात के खावड़ा में बनेगी देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना। अदानी समूह की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। गुजरात के खावड़ा में तकरीबन 1126 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की है। अगले साल 2026 तक ये परियोजना शुरू हो जाएगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आयात शुल्क के कारण अमेरिका में 15% तक घटी भारतीय कपड़ों की मांग। आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ा दी थी हाल ही में अमेरिका ने, यही वजह है कि भारतीय प्रोडक्ट जब अमेरिका में महंगे मिलने लगे तो भारत की कपड़ों वगैरह की डिमांड भी अमेरिका में कम हुई है, समझ रहे हो। और खबर देखिए, एनपीसीआई भारत बिल पे ने मोबाइल ऐप पर डॉलर के लेन देन की भी सुविधा शुरू की, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को भी बड़ा फायदा होगा, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर आ रही, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाले 18 नवंबर को प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार भी वितरित करेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं राजस्थान सरकार का प्लान है, राजस्थान में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन। भव्य आयोजन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी महीने 24 नवंबर से शुरू होगा ये, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगा। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने बदला परीक्षा का टाइम टेबल। हाई स्कूल, इंटर का हिंदी परीक्षा का एग्जाम अब अलग अलग पालियों में होगा, ठीक है। तो हाल ही में जो यूपी बोर्ड ने एग्जाम टाइम टेबल जारी किया था उसमें कुछ चेंजेस, बदलाव किए हैं। तो आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल से नया टाइम टेबल डाउनलोड कर ले, है ना, देख सकते हैं आप कुछ डिटेल जानकारी भी। चलिए दोस्तों खबर आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान की अंता सीट पर 80% मतदान हुआ, जबकि पंजाब की तरन सीट पर 61% वोटिंग हुई। सभी के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। किन किन राज्यों की विधानसभा में ये उपचुनाव हुए हैं जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा। 2 सप्ताह का समय दिया। मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट को सुनवाई करने से रोका।
क्योंकि बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट जो है चुनाव आयोग के SIR अभियान का विरोध कर रहे हैं। तो इस पर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर अंदर जवाब भी मांगा। वहीं रेलवे की एक नई पहल देखिए दोस्तों, ट्रेनों के कोच अटेंडेंट और सफाई कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेलवे बोर्ड की तरफ से नया आदेश जारी किया। ट्रेनों में संविदा पर काम करने वाले कोच अटेंडेंट वगैरह और इस तरह के जो एम्प्लॉय होंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया। तो पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि वो स्टाफ कर्मचारी जो है ना वो किसी तरह के अपराध वगैरह में संलिग्न नहीं रहे हैं। ये जांच पहले ही की जाएगी, है ना। और आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार का एक प्लान देखिए। अब और भी सस्ती होगी जरूरी दवाइयां और कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। सरकार ने कहा कि हम टैक्स कम करने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि केंद्र में एक सुनने वाली सरकार है जो फीडबैक, सुझावों और विचारों को स्वीकार करती है। और वो बोले कि इसी के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अभी और जरूरी दवाओं और मेडिकल उत्पादों पर शुल्क या उपकर टैक्स वगैरह में कटौती करने के लिए तैयार है, ताकि ज्यादातर दवाइयां सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हो सके। वैसे तो हाल ही में सरकार ने GST वगैरह कम किया था। उसके बाद अब सरकार का प्लान हो सकता है भी 2026 का जो बजट आएगा उसमें दवा टैक्स वगैरह को लेकर कुछ फैसले ले सकती है केंद्र सरकार। खैर जो भी आगे अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे। और आपके अपने DLS भाई के साथ आप कनेक्टेड रहोगे तो आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार और सरकार की तरफ से जब भी कोई नई स्कीम शुरू की जाती है या कोई भी बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा की जाती है तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे ये अपडेट इस चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, ठीक है ना। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता हूँ कि यार जुड़ा रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, घंटी का बटन भी दबा देना। खैर अपनी बातें करेंगे ढेर सारी कभी बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, ठंडी हवाओं ने जमा दिया पूरे उत्तर भारत को। कई राज्यों में तापमान तेजी से लुढ़क रहा, ठंड बढ़ रही है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में सर्दी बरकरार है, शीतलहर का असर दिख रहा है। फतेहपुर, नागौर, करौली, दौसा में तो तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। इधर मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में शिमला जैसी ठंड देखने को मिल रही है, भोपाल, मसूरी वगैरह। और MP के भी 14 जिलों में सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल वगैरह में जो बर्फबारी हो रही है ना, तो इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। और इधर छत्तीसगढ़ में देखिए मेन पार्ट में पारा 4 डिग्री तक पहुंचा। सुबह सुबह ओस की बूंदे तो बर्फ बनकर जमने लगी है। दुर्ग में रात का पारा भी 7 डिग्री तक कम हुआ। अभी छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में शीतलहर चलने की भी चेतावनी है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल के मौसम की स्थितियां देखिए, शिमला से ठंडी तो मैदानी इलाकों की रातें चल रही है। हालांकि मंडी, बिलासपुर में अभी कोहरे की चेतावनी है। हिमाचल के भी 3 शहरों में 10 डिग्री से नीचे गिरा तापमान। इधर पंजाब के भी 6 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ। अगले 48 घंटों में 2 डिग्री तक और तापमान गिर सकता है, तो इस वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। हरियाणा राज्य में भी अगले 2 दिन लोगों को कपकपाएगी शीतलहर। राजस्थान से लगते 7 जिलों में हरियाणा में येलो अलर्ट जारी हुआ। तो इधर मैदानी इलाकों वाले राज्यों में मध्य भारत और उत्तर भारत में बारिश वगैरह की चेतावनी तो नहीं है, लेकिन 12-13 नवंबर को आज और कल कुछ राज्यों में जरूर आंधी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया मौसम विभाग ने, जिसमें ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य शामिल हैं। देखिए आप अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है। तो केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, ये 3-4 ऐसी जगह हैं जहां हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, ठीक है ना। बाकी सभी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में 336 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली। निफ्टी भी 25,700 के पार पहुंचा और सेंसेक्स 336 अंक बढ़कर 83,871 पर बंद हुआ। और निवेशकों के लिए अपडेट आ रहा, फिजिक्स वाला और MV फोटोवोल्टिक पावर के IPO ओपन हो चुके हैं, जिनमें आप 13 नवंबर तक निवेश कर पाएंगे। फिजिक्स वाला का IPO जो कि एक एजुकेशनल कंपनी है, यूट्यूब चैनल से इन्होंने शुरुआत की और अब इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 30,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अलग सर के बारे में तो आपने सुना होगा, अलग पांडे, कांग्रेस उनको IPO के लिए। और टाटा मोटर्स की कॉमर्शियल व्हीकल यूनिट भी आज मार्केट में लिस्ट होगी। डीमर्जर के बाद शेयर होल्डर्स को 1:1 में शेयर मिले। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि विदेशी निवेशकों ने बीते महीने अक्टूबर में भारत में किया $1.3 अरब का निवेश। DII ने लगाए $6 अरब। और अक्टूबर में SIP म्यूचुअल फंड इनफ्लो भी बढ़कर 29,529 करोड़ हुआ। निवेशकों का भरोसा बरकरार है। अभी अक्टूबर महीने तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल AUM 79.87 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि फिर भी पिछले महीनों की तुलना में देखा जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अक्टूबर महीने में मासिक आधार पर निवेश 19% तक गिरा है। वहीं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर खबर आ रही कि भारत का रक्षा निर्यात भी 6,500 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। वैश्विक मंच पर बड़ी मेड इन इंडिया की पहचान। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 2024-25 वित्त वर्ष में भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रक्षा उत्पादन हासिल किया और देश के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है ना। और दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद डिफेंस सेक्टर के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। मिसाइल व लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक में 3 से 6% तक की तेजी देखने को मिली है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स भी 2% तक उछाल में रहा। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया। डाउनग्रेड स्कूलों पर नहीं बदलेगा फैसला, शिक्षक हटाने का निर्देश जारी किया। डाउनग्रेड किए गए स्कूलों पर अब अपने फैसले बरकरार रखेगा हिमाचल शिक्षा विभाग। वहीं देखिए हरियाणा में सरकारी
शिक्षकों को गर्मी सीवर की मेहनत का इनाम मिला। नवंबर से जनवरी में मिलेंगे 3 प्रतिपूर्ति अवकाश। जेबीटी नियमों में भी बदलाव किया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर शिक्षा मंत्री ने ये आदेश जारी किए। और खबर है मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को आज 12 नवंबर से ही मिलेंगे 1500 रुपए हर महीना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। अभी इतने दिन जो 1250 रुपए मिल रहे थे तो उसमें 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है और अब मध्य प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, है ना। आज से ये बढ़ी हुई राशि लागू हो जाएगी। और नक्सलवाद के खात्मे पर बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 6 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। एक को जिंदा पकड़ा, शव और ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए इनसे। एक नक्सली हिडमा की मां बोली कि सरेंडर कर दो बेटा। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट घोषित कर रखा है और नक्सलवाद के इस एनकाउंटर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बोले कि डेडलाइन से पहले ही खत्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद। निवेशकों से बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अभी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया बीते दिन, आपको पता होगा, गुजरात में। और इस दरमियान गुजरात के अहमदाबाद में छत्तीसगढ़ को 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश भी मिला और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा रोहतक में दिल्ली नंबर की एक गाड़ी से 1 करोड़ रुपए कैश मिले। ब्लास्ट के बाद पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी गाड़ी में मिले। बैग से 500 की गड्डियां मिली और अभी कैश को बरामद कर लिया और इसमें 4 युवक सवार थे जिनको गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। इधर हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के दूसरे दिन सभी बॉर्डरों पर चेकिंग चल रही है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल की गई और दिल्ली ब्लास्ट से पहले हरियाणा नंबर की कार का ये वीडियो भी सामने आ रहा, जिसमें फरीदाबाद से जाती दिखती है ये कार। गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने का भी सीसीटीवी वीडियो सामने आया। और अभी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा भी हरियाणा पहुंच चुकी है। यहाँ भी उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। पद यात्रा में एक दुर्घटना भी हो गई। एक युवक क्रेन के नीचे आ गया जिससे उस युवक की मौत हो गई। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर बोले कि विदेशी ताकतों से हमें लड़ना होगा। अभी सनातन एकता पद यात्रा चल रही है जो चौथे दिन हरियाणा में समाप्त हो गई। और एक बड़ी बस अग्निकांड की दुर्घटना और देखने को मिली। तेलंगाना में नेशनल हाईवे 65 पर चलती बस में आग लग गई। वो तो ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से सभी 29 यात्रियों को तुरंत नीचे उतार दिया तो बाल बाल बच गए। आग लगने के कारणों की जांच अभी भी जारी है। बाकी हाल ही में आपको पता होगा कई अलग अलग राज्यों में बस अग्निकांड के मामले देखने को मिले जिसमें कई लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई थी, राइट। और दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी दुर्घटना देखिए। तुर्की एयरफोर्स का कार्गो विमान जॉर्जिया अजरबैजान बॉर्डर के पास क्रैश हो गया। इसमें 20 लोग सवार थे। हालांकि अभी तक इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज से खबर देखिए। पंजाब की महिला क्रिकेटर्स को सरकार ने अब बड़ा तोहफा दिया है। वर्ल्ड कप के 9 दिन बाद 1.5 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। हरमनप्रीत डीएसपी बनी, हरलीन अमनजोत को नौकरी नहीं मिली। वहीं भारत के लिए गर्व की बात देखिए। सम्राट राणा ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड दिलाया। भारत 9 मेडल के साथ नंबर 2 पर आया। मनु ईशा 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। अतिक्रमण पर सैटेलाइट की पैनी नजर रहेगी। देश का पहला एआई लैंड गार्जियन बनकर तैयार हुआ। स्मार्ट सिटी की नई मिसाल बनेगा ग्रेटर नोएडा। आए दिन आपको पता होगा कई जगहों पर सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण के मामले देखने को मिलते हैं, फिर प्रशासन बुलडोजर वगैरह चलाता है। तो ऐसे मामलों पर अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ मिलकर एक नई एआई आधारित प्रणाली विकसित की है और इस प्रणाली का उद्देश्य है भूमि प्रबंधन करना और अतिक्रमण पर रोक लगाना। तो सैटेलाइट के जरिए डिटेक्ट किया जाएगा ना। और खबर देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उड़ीसा राज्य में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। समुद्र तटों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। और सरकार के टैक्स कलेक्शन पर रिपोर्ट आ रही। प्रत्यक्ष कर संग्रह 7% बढ़कर 12.92 लाख करोड़ के पार पहुंचा। सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। चालू वित्त वर्ष में अब तक इतना टैक्स कलेक्शन हुआ है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू की है योगी सरकार ने, लेकिन 3 मौके देगी सरकार। फिर भी अगर आपने अपना बकाया बिजली बिल जमा नहीं किया तो फिर डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। नए नियम के मुताबिक 1 महीने जमा न करने पर 50, 2 महीने पर 150 और 3 महीने पर 300 डिफॉल्टर धनराशि लगाई जाएगी। और 3 बार के बाद भी अगर जमा नहीं किया जाता तो फिर डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में बकाया बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये अभी यूपी की योगी सरकार की योजना चलाई जा रही है। और वहीं वित्त मंत्रालय आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ तिमाही आंकड़ों की समीक्षा करेगा। आज बुधवार को इस मामले में बैठक होने जा रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है रोजगार पर देखिए आप। भारत बन रहा वैश्विक प्रतिभा का केंद्र। रोजगार योग्यता बढ़कर 56.35% हुई। सर्वेक्षण में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 में। वहीं एडेको जॉब रिपोर्ट्स के मुताबिक भी भारत में त्योहारों के दौरान नौकरियों में 17% का इजाफा हुआ। गिग और अस्थायी पदों पर नियुक्तियां बढ़ी है। आज हिचकी बहुत ज्यादा चल रही है यार दोस्तों, और इसीलिए समाचार पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, माफ करना। एनीवे अगला अपडेट देखिए। लाइफ इंश्योरेंस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जीएसटी में छूट के बावजूद भी बीते महीने अक्टूबर में जीवन बीमा प्रीमियम का कलेक्शन घटा। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए। कोलकाता में 317 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश हुआ। कारोबारी पवन रुइया के घर और ऑफिस पर छापेमारी की गई पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा। वहीं इसरो के गगनयान मिशन पर बड़ी कामयाबी मिली। मुख्य पैरासूट का इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफल रहा। और दिल्ली में आज से शुरू होगी भारत नेपाल के बीच सीमा वार्ता। जेन जी प्रदर्शन के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक होने जा रही है।
12 से 14 नवंबर तक 3 दिन तक ये वार्षिक सीमा वार्तालाप चलेगी दोनों देशों के बीच सुरक्षा मुद्दों को लेकर, है ना। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। कॉर्निया दान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नियमों में सरलीकरण किया है। अब आंखों के कॉर्निया का ट्रांसप्लांट भी आसान होगा। उपकरण की अनिवार्यता भी खत्म हुई। बदल गए नियम। छोटे नेत्र केंद्रों को भी इससे राहत मिलेगी। देश भर में नेत्रदान वगैरह को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये नए नियम जारी किए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। और प्रदूषण पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली का औसत AQI जो है वो इस साल काफी बेहतर हुआ है। हालांकि फिर भी बहुत ज्यादा, मगर अन्य सालों की तुलना में इस बार कम पराली जली। 2024 की तुलना में PM 2.5 और PM 10 का स्तर भी घटा है। चलिए खबर देखिए। हरियाणा गुरुग्राम नहीं बल्कि NCR का नया पावर सेंटर नोएडा बनेगा। ये 4 सेक्टर बनेंगे गोल्ड माइन। एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे ने बदली किस्मत। डेटा आप देख सकते हैं। वहीं बाजरा बीज गुणवत्ता पर भी अब सरकार जोर दे रही है। कृषि वैज्ञानिकों से उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करने का भी आह्वान किया केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से। और दोस्तों, एक आपको बड़ी चेतावनी वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, दिल्ली कार ब्लास्ट की धमकी देकर अब लोगों के साथ साइबर ठगी की जा रही है। फर्जी पुलिस वाले बनकर लोगों को निशाना बना रहे अपराधी। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने चेताया है कि अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट की घटना हुई उसके बाद कई लोग अनजाने नंबरों से फोन कर रहे हैं और दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा बताकर नागरिकों को धमका रहे हैं, डराकर उनके बैंक खाते वगैरह की जानकारी ली जा रही है। तो सावधान रहें और अगर आपके साथ ऐसा कॉल वगैरह आता है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में PG कर रहे आयुष डॉक्टरों को अब मिलेगा पूरा वेतन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। अब ऐसे डॉक्टर को पहले जो सरकार 40% ही वेतन देती थी, तो अब उन्हें भी पूरा वेतन मिलेगा। वहीं खबर है, हिमाचल में भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर लगाएगी विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है। चलिए खबर देखिए। 350वीं शहीदी वर्षगांठ के मौके पर पंजाब में 500 से ज्यादा सेवा शिविर लगाए गए। भगवंत मान सरकार की तरफ से इसको लेकर इंतजाम भी किए गए हैं। और वहीं खबर आ रही, टाटा घराने में बड़ा फेरबदल हुआ। नोएल टाटा के बेटे को भी अब बड़ी जिम्मेदारी मिली। दरअसल टाटा ट्रस्ट में नई पीढ़ी, नई जनरेशन की एंट्री हुई और नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा भी टाटा ट्रस्ट बोर्ड में शामिल हुए हैं। श्री निवासन का कार्यकाल भी बढ़ा। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बनेंगे 11 और एक्सप्रेसवे। तैयार होगा 1500 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा नेटवर्क। किन किन इलाकों में ये बनाए जाएंगे, जिनसे उत्तर प्रदेश की दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों से कनेक्टिविटी और भी बढ़ेगी, है ना। जानकारी आप देख सकते हैं। इस रूट पर ये एक्सप्रेसवे बनेंगे। और टेक न्यूज से खबर देखिए। गूगल जल्द ही लाने जा रहा अपने AI मॉडल नैनो बनाना का मॉडल 2, जिससे अब आप और भी एडवांस इमेज जनरेट कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, YouTube ने भी एक नया आस्क बटन जोड़ा है अपने प्लेटफॉर्म पर, जिससे आपका वीडियो देखने का एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा। जेमिनी AI की मदद से आस्क बटन के जरिए जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में आप सीधे AI से सवाल पूछ पाएंगे, उसका सारांश ले पाएंगे, है ना। वही देखिए, फेसबुक कंपनी मेटा ने भी एक बड़ा फैसला लिया। इन जगहों से गायब हो जाएगा फेसबुक का लाइक बटन। दरअसल इंटरनेट पर फेसबुक को सबसे ज्यादा पहचान दिलाने वाला लाइक बटन एक्सटर्नल साइट्स पर 10 फरवरी से नहीं दिखेगा। यानी जहां फेसबुक की इम्ड पोस्ट वगैरह होती है ना, वहां अब आपको लाइक बटन नहीं दिखाई देगा ऐसा। और वहीं दोस्तों, व्हाट्सएप में भी जल्दी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह यूजर नेम चूज करने का ऑप्शन भी मिलेगा। चलिए बड़ी खबर आ रही, भारत कनाडा तनाव के बाद पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ओटावा जाएंगे। G7 देशों की बैठक में शामिल होंगे। आज 12 नवंबर को कनाडा का दौरा करेंगे विदेश मंत्री। वहीं खबर आ रही, भारत ग्लोबल मेड सेफ्टी वीक अभियान में शामिल हुआ। दवाओं के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और खबर है, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के लिए भी 100 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है केंद्रीय मंत्री की तरफ से। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर्स और मेडिकल इकोसिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका है। और खबर आ रही, इथियोपिया 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहीं देखिए, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत RPF के जवानों ने इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 16,000 से भी ज्यादा बच्चों को बचाया। मिशन जीवन रक्षा अभियान के तहत इतने बच्चों की जान बचाई। रेलवे के RPF जवानों को वाकई में सैल्यूट। रेल मंत्रालय की तरफ से खुद ये डेटा बताए गए हैं। और खबर आ रही, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 13 नवंबर से उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 3 दिन का हिमालयन सम्मेलन आयोजित करेगा। वहीं देखिए दोस्तों, NHRC ने नवंबर 2025 के लिए 2 सप्ताह की ऑनलाइन इंटर्नशिप भी शुरू की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से। और एक रिपोर्ट आ रही कि चीनी उत्पादन बढ़कर 3.09 करोड़ टन रहने की उम्मीद है इस बार। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बढ़ोतरी का अनुमान है। और IRCTC की तरफ से एक टूर पैकेज निकाला गया है। पूरी जगन्नाथ कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करने का टूर। 3 रात 4 दिन का ये टूर पैकेज होगा। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। पैकेज की प्राइस वगैरह क्या है, जानकारी आप देख सकते हैं। और चावल निर्यात पर भी खबर आ रही दोस्तों, भारत ने नई उपलब्धि हासिल की। वैश्विक स्तर पर 39% तक कम कर दी कीमत। WTO ने भी माना हिंदुस्तान का लोहा। भारत ने दुनिया भर में चावल निर्यात करके महंगाई को काबू में किया है। और वही खबर है दोस्तों, भारत अंगोला ने व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए
की है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के आयुर्वेद चिकित्सकों को हाईकोर्ट से राहत मिली, नियुक्ति की पहली तिथि से ही माना जाएगा नियमित, सरकार की अपीलें खारिज हुई। 1990 से 93 के बीच का ये मामला है। और राजस्थान में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए तय किया गया। रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए ये सरकार की तरफ से एमएसपी कीमतों की घोषणा की है। और रेलवे से खबर आ रही दोस्तों, 30 से ज्यादा ट्रेनें जयपुर स्टेशन नहीं आएगी, 13 दिसंबर तक प्रभावित रहेगी। और वही खबर है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के नेतृत्व में राजस्थान के जयपुर में जो कार्यक्रम का आयोजन होने जाना, इसमें संस्कृत भाषा में होंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, गेम्स वगैरह की कमेंट्री भी। और खबर है, मध्य प्रदेश में अब हर नर्मदा परिक्रमा वासी को मिलेगा प्रमाण पत्र, सरकार डेटा अपडेट करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 13 नवंबर को कल देवास आएंगे। भावांतर योजना शुभारंभ की तैयारियां भी तेज हुई। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ की पहली गोल्ड माइंस का भूमि पूजन हुआ, सोने का भंडार मौजूद होने का अनुमान है, जल्दी इसकी खुदाई भी शुरू होगी। ये छत्तीसगढ़ राज्य की पहली गोल्ड माइंस है, यहाँ आप लोकेशन भी देख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक भी होगी 14 नवंबर को। धान खरीदी, जनजाति गौरव दिवस समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का लाभ पाने वाली 69 लाख महिलाओं को जमा करना होगा आधार कार्ड, वरना खाते में रकम नहीं आएगी। विभाग की ओर से इस बारे में गाइडलाइंस जारी की है, आप अपने नजदीकी अटल डिजिटल सेवा केंद्र जाकर आधार अपडेट करा सकते हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल भी तेज हुई, उसके बाद धान खरीदी भी प्रभावित हुई। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी आगरा ताजमहल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। और उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन 24 नवंबर को पीएम आवास का घेराव करेंगे, इस्लामिक जिहाद पर श्वेत पत्र और शस्त्र अधिकार की मांग भी करेंगे। और झारखंड राज्य के 25 साल पूरे हो चुके हैं, 18 दिन तक चलेगा इस बार स्थापना दिवस समारोह। वहीं देखिए हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम एक देश हैं, किसी को हिंदी बोलने को मजबूर करना या किसी की लुंगी का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं है। हाल ही में केरल के छात्रों के साथ हुए मारपीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये सख्त हिदायत दी है। और देखिए हरियाणा के सीएम अंबाला पहुंचे, 16 करोड़ से भी ज्यादा की खेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया 6 सप्ताह में असिस्टेंट प्रोफेसर को नियमित करें। और पंजाब में बिजली कनेक्शन लेना भी अब आसान होगा, अब नहीं देनी होगी टेस्ट रिपोर्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन भी लागू हुआ उपभोक्ताओं के लिए। उत्तराखंड में 20 नवंबर को पंचायत उपचुनाव होंगे, 33,000 से ज्यादा पद खाली है। 20 तारीख को वोटिंग होगी और 22 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सीबीएसई स्कूलों में 6ठी और 9वीं के बच्चों का होगा योग्यता मूल्यांकन, 10 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच होगा ये। और यूपी के सरकारी स्कूलों में 28 तारीख से शुरू होंगे हाफ ईयरली एग्जाम भी। वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा के अग्निवीरों को भी सरकारी नौकरी में बड़ी राहत मिलेगी, ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती उम्र में छूट मिलेगी। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है इसको लेकर। अग्निवीरों के लिए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, आयु सीमा यानी एज लिमिट में छूट मिलेगी। मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे हरियाणा में अग्निवीर जवानों को देख सकते हैं आप। 10% तक तो आरक्षण मिलेगा पुलिस और माइनिंग गार्ड भर्ती में, ग्रुप सी की भर्तियों में भी 5% आरक्षण मिलेगा, एज लिमिट में 3 साल की स्पेशल छूट मिलेगी वगैरह वगैरह है ना। ओके और चलिए दोस्तों अंत में एक अपडेट देखते हैं। देखिए एक तो आज 12 नवंबर को काल भैरव अष्टमी है, भगवान शिव का उग्र अवतार माना जाता है काल भैरव को, तो शिव शंकर देवादिदेव महादेव की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। और चलिए ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए अंत में आज का राशिफल देख लेते हैं। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के योग है और तुला राशि वालों की भी इनकम के रुके सोर्स दोबारा शुरू हो सकते हैं। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी किस देश के विदेश दौरे पर गए हैं। कमेंट करके बताइए किस देश में है वो। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज के साथ फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।